वैसे तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज किए हुए थे कि मुझे नेपाल में बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ टिप्स वगैरह बताइए। तो उनके लिए ये खास करके वीडियो है। अगर आप नेपाल में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नेपाल में आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इस जगह के अकॉर्डिंग आपका सामान होना चाहिए। जैसे कि नेपाल में कौन कौन से चीज़ें चल रहे हैं, सूट हो गए, साड़ी हो गए, ये किस कलर में, किस डिजाइन में चल रहे हैं, इससे मिलता जुलता अगर आपके पास सामान है तो आप नेपाल में उस सामान को बेच सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो नेपाल में कौन से डिजाइन चल रहे हैं, कौन से कलर पैटर्न चल रहे हैं, उस कलर पे उस डिजाइन से मिलता जुलता कुछ यूनिक अगर कर सकते हैं तो कुछ यूनिक करके आप नेपाल में वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके भेज सकते हैं। तो भेजने का प्रोसेस, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो भी हो, भेजने का क्या प्रोसेस होगा या नेपाल में आप अपना कस्टमर जोड़ने का क्या प्रोसेस होगा, उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट जो है बेचना चाह रहे हैं, मैं साड़ी ही सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो है वो आप चाहें तो बेच सकते हैं। क्रोकरी आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ये सभी आइटम बेच सकते हैं। तो मेनली मेरा जो कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा से रिलेटेड ही वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो कपड़े में क्या होता है, अगर कोई डिजाइन आपको ऐसा लगता है कि ये नेपाल में रनिंग वाला डिजाइन है, तो उस डिजाइन को आप 2-4 सैंपल अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और आप उस डिजाइन से रिलेटेड कितने आइटम्स बना रखे हैं उन सभी आइटम्स का फोटो ले लीजिए। वैसे तो सभी इंसानों के पास स्मार्टफोन है, तो फोटोज वगैरह लेने में और दिखाने में और शेयर करने में कोई बड़ा जो है झंझट नहीं है। तो अगर आपके पास फोटो है तो फोटो दिखा करके आप किसी व्यापारी को अपना प्रोडक्ट समझा सकते हैं। और 2-4 आपके फैब्रिक का सैंपल अगर हो जाता है तो आप अपने फैब्रिक का सैंपल भी किसी बिजनेसमैन को, किसी व्यापारी को इजी तरीके से दिखा सकते हैं। ये कपड़ा, ये है, ये फैब्रिक का क्वालिटी है और ये डिजाइन का पैटर्न आप अपने मोबाइल से दिखा दीजिए। अगर उस व्यापारी के पास में अगर उस डिजाइन का डिमांड होगा, उस कलर चार्ट का डिमांड होगा, तो वो आपसे जरूर जुड़ना चाहेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको मार्केट नेपाल का जो है, कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्ट का मार्केट है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला मार्केट, जैसे कि कपड़ा का हम बात करें तो कपड़ा का बड़ा वाला मार्केट जो है वो इंद्र चौक, पीऊखा और साड़ी सूट के लिए मासन गली, ये सभी चीज़ें जो है वो फेमस है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी जो है यहाँ पे इस चीज़ पे बड़े पैमाने पे ये कपड़ा वाला आइटम का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है और उनसे एक समय लेना है कि आपसे मुझे कुछ बातें करनी है, थोड़ा सा समय आपका चाहिए। तो समय अगर दे देते हैं, उस समय में आपको अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को दिखा करके, सैंपल वगैरह दिखा करके उनसे जानना चाहेंगे कि हाँ ये डिजाइन आपके यहाँ चलेगा, आप बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। अगर कोई डिजाइन कस्टमाइज करना चाहता है अगर अगला व्यापारी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं तो और बेहतर है, या तो आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो और बेहतर है। उसके बाद में डिजाइन वगैरह सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर रेट वगैरह डिसाइड कर लीजिए। रेट डिसाइड करने के बाद में आपका काम होगा, आप चले जाइएगा। फिर वापस जाने के बाद में आप जो जो डिजाइन यहाँ पे सिलेक्टेड है उन सभी डिजाइनों का आप जो है कि अरेंजमेंट करेंगे, वहाँ पे पार्सल बनाइएगा। पार्सल बनाने के बाद में नेपाल में जो है कि सामान भेजने के लिए सबसे फेमस बॉर्डर की हम बात करें तो रक्सौल बीरगंज को माना जाता है। रक्सौल आपका इंडियन बॉर्डर हो गया और बीरगंज आपका नेपाल का स्टार्टिंग बॉर्डर हो गया। तो रक्सौल बीरगंज का जो बॉर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सामानों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे आपको एक एजेंट रखना होगा, या आप खुद से चाहें तो आ सकते हैं रक्सौल भंसार तक, या एजेंट को रख लेते हैं तो आपका समय बच जाता है। तो वहाँ पे एक ट्रस्टेड एजेंट जो है उनको ढूंढिए जो कि कस्टम क्लियरेंस का काम जो है वो आपका आसानी कर दे। तो फिर आप जो वहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट में डालेंगे तो रक्सौल तक आ जाता है और वहाँ का एजेंट आपके सामान को रिसीविंग करके वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो करवा करके नेपाल के किसी ट्रांसपोर्ट में डाल देंगे। और यहाँ पे नेपाल के जिस व्यापारी का एड्रेस आपने दिया होगा उस व्यापारी के एड्रेस तक आपका सामान पहुंच जाएगा। तो यही तो सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई सामान कैसा हो जाता है, जैसे कि गर्मी में चलने वाला सामान अगर भंसार पे रुक गया, आपका कस्टम क्लियरेंस पे जैसे कि वो सामान फ्रीज हो जाएगा, रखा रहा कहीं पे नीचे पड़ गया, मान के चलिए कंटेनर में बहुत सारे सामान आते हैं तो आपका सामान अगर नीचे पड़ गया तो गर्मी वाला सामान ठंडी में मिलेगा,
ठंडी में कोई सामान मंगवा रहे हैं तो ठंडी वाला सामान गर्मी में ले, तो ऐसे जो ऐसे कि इस चीज़ से बचने के लिए आपको वहाँ पे एक तगड़ा वाला एजेंट रखना होगा जो कि फटाफट आपका काम करवा दे, लगभग 4-5 दिन में सारा काम करवा दे डॉक्यूमेंटेशन का। तो वैसा एजेंट को आपको ढूंढना होगा वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा क्वांटिटी, जैसे कि आप एक पार्सल से शुरू कीजिए। एक पार्सल वहाँ से लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में कितना खर्चा आ रहा है, आपके हिसाब से जो आप रेट यहाँ पे फाइनल किए हुए उस रेट तक यहाँ पे पहुँचा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक पार्सल में समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट है तो काम आगे कीजिए, वरना एक पार्सल में ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो स्टार्टिंग एक पार्सल से ही कीजिए, क्योंकि एक पार्सल से करने में अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ये चीज़ आप समझिए। फिर आ जाता है पेमेंट का इशू। तो पेमेंट आप किस तरीके से लेना चाहेंगे, पेमेंट कैश में लेंगे या बैंक डिपॉजिट करवाएंगे या चेक लेंगे। तो सबसे बेस्ट माना जाएगा आपका चेक। जैसे कि सामान अगर किसी पार्टी के पास पहुंच रहा है तो वो कैश अरेंज करने में थोड़ा सा उनको समय लगता है, तो सिंपली आप कर सकते हैं, हमें चेक दे दीजिए फलाने डेट का, जिस डेट तक आप वादा कर रहे हैं पेमेंट देने का उस डेट तक का एक हमको चेक दे दीजिए, और चेक के सहारे आप उनको सामान छोड़ दीजिएगा उनके विश्वास पे, और वो कहीं से ना कहीं से अरेंज करके आपको जैसे कि बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करेगा तो आप चेक को क्लियर कर पाइएगा। तो ये पेमेंट का इशू हो गया। और कैश में करना चाहते हैं तो कैश और बेहतर है। तो यही जानकारी है, आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, नेपाल में आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यही सब छोटा सा टिप्स है जिसको फॉलो करके आप नेपाल में अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो बस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से जानकारी दीजिएगा। रेटिंग 1 से लेकर के 10 तक की रेटिंग में ये जानकारी आपको कैसा लगा, 1 2 3 4 5 जो भी हो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इस तरीके के रिलेटेड बिजनेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा कपड़ा का बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे कैसे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, इन सभी वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ।